सुप्रभातम सर्वे छात्रा है। हम अपनी क्लास उसी मोटिवेशन के साथ कि शिक्षा सबसे बड़ी मित्र होती है, शिक्षा सबसे बड़ी मित्र होती है। शिक्षा से ही व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करता है और शिक्षा के आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमज़ोर होते हैं। इसी के साथ अपनी संधि चल रही थी, पर सवर्ण संधि चल रही थी, उसमें हमने 3 सूत्र कर लिए थे। पहला सूत्र दोबारा हम अपने पूर्व ज्ञान को रिवाइज करते हैं। पहला सूत्र हमने पढ़ा था कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यर वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण होने पर यर वर्ण के स्थान पर वा विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका हमने उदाहरण दिया था वाग्मूलम, एतद मुरारी, और वो आपको बता दिया था। अब दूसरा सूत्र है प्रत्यय विभाषायाम नित्यम। प्रत्यय यानी कि इसमें प्रथम पद में तो क्या होगा, यर वर्ण होगा। प्रथम पद में तो क्या होगा, यर वर्ण होगा, लेकिन द्वितीय पद कैसा होगा, लेकिन द्वितीय पद कैसा होगा कि उसमें क्या होगा द्वितीय पद में कि प्रत्यय युक्त क्या होगा, अनुनासिक वर्ण होगा। प्रत्यय युक्त अनुनासिक वर्ण होने पर ये इसमें तो विकल्प था, लेकिन नित्यम, नित्य में हमेशा यर वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे चिन्मयम का चिन्मयम बनाया था, तन्मात्रम बनाया था, अपमयम बनाया था। अब है तीसरा सूत्र अपना, क्या है तीसरा सूत्र, इसमें क्या है कि अनुस्वार से यही पर श वर्ण है। अनुस्वार से यानी अनुस्वार के बाद में क्या हो, यही यह वर्ण हो, अनुस्वार के बाद में क्या हो, यह वर्ण हो। तो इस अनुस्वार के स्थान पर इस वर्ग का इसी यही वर्ण का क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे उदाहरण लिया था हमने अंकित, मुंचति, कंपते आदि। अब एक चौथा उदाहरण, चौथा सूत्र है इसका तोरली सूत्र। चौथा क्या है, तोरली। अब इसमें क्या होता है देखो कि तय वर्गस्य लकारे परे पर श वर्ण है, पर श वर्ण है स्यात्। अब देखो इसमें क्या होता है कि तय वर्ग है, तय वर्ग का मतलब पांचों से तय तय ध ध न, उसके बाद में परे, परे का मतलब होता है बाद में, किसके बाद में, तय वर्ग के बाद में, तय वर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, लकार होना चाहिए। तय वर्ग के बाद में लकार होना चाहिए। अब तय वर्ग के बाद में लकार है तो इस तय वर्ग के स्थान पर, इस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तय वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। और अगर तय वर्ग के स्थान पर ल तो हो जाता है, लेकिन इस तय वर्ग का अनुनासिक वर्ण है न अनुनासिक वर्ण है, तो इस न वर्ण के स्थान पर क्या होगा कि इस ल जो अनुनासिक वर्ण है उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण ही होता है। तो इस न के अनुनासिक वर्ण है तो इसके स्थान पर ल अनुनासिक हो जाता है। दोबारा देखो एक तोरली सूत्र में क्या है कि तय वर्ग के बाद में लकार होना चाहिए। अगर तय वर्ग के बाद में लकार है तो इस तय वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है, और अगर अनुनासिक वर्ण है तो उस अनुनासिक वर्ण के स्थान पर अनुनासिक ल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, तद लय है। अब देखो हमारा सूत्र क्या कहता है कि तय वर्ग के बाद में, तो यहाँ तय वर्ग है, त थ ध द है, और बाद में क्या हो जाए, लकार मतलब ल होना चाहिए, तो ल है। हमारी दोनों शर्तें हो रही हैं, तो इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाता है। इस द के स्थान पर क्या हो जाता है, ल आदेश हो जाता है।
अब इस द के स्थान पर आप लय आदेश करेंगे तो रूप क्या बनेगा? तल ल, ये ल हो गया और ये लय का लय, तल लय है, रूप बन जाता है। ऐसे इसका उदाहरण है, एक जगत धन लय है, जगत धन लय है, जगत सुराई आदि है, आधा है, तय आधा है, जगत तय, तय वर्ग आ गया और बाद में ल है तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल आदेश हो जाता है, तो रूप क्या बनेगा? जगत लय है। क्या बनेगा? जगत लय है। ऐसा ही एक उदाहरण है, अनुनासिक का लेते हैं, जैसे विद्वान विद्वान लिखती, विद्वान लिखती। आप देखो विद्वान में न है, न तय वर्ग है और अनुनासिक वर्ण है, उसके बाद में ल है, तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक ल हो जाएगा। तो इसके स्थान पर अनुनासिक ल होगा तो ये ऐसा रूप बनेगा। तो हम इसका यूँ कर सकते हैं, विद्वान या ऐसे इसका रूप बना सकते हैं, विद्वान धन लिखती। और जब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्वान ल और ये अनुनासिक चिन्ह यहाँ लग जाएगा और लिखती, ये रूप बन जाता है। एक उदाहरण है, अब ये हुआ क्या? तोड़ली सूत्र के उदाहरण, मतलब एक है जहत लक्षणा, एक उदाहरण क्या है? जहत जहत लक्षणा है। अब ये तय वर्ग है, तय वर्ग के बाद में ल है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाता है, तो रूप क्या बनेगा? जहल लक्षणा है। ये हमारी परश्रवण संधि पूरी। क्या कि परश्रवण संधि में हमें चार क्या पढ़े हैं? सूत्र पढ़े हैं, मतलब हमारी स्वर संधि हो गई और व्यंजन संधि भी आज पूरी हो गई है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या, किसे कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? कि विसर्ग के स्थान पर कोई विकार उत्पन्न होता है या विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे विसर्ग संधि में पहली है सत्व संधि। विसर्ग संधि में पहली है सत्व संधि। सत्व संधि में क्या है? इसका सूत्र है विसर्जन्यस्य विसर्गस्य सह या विसर्गस्य सह, कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब विसर्ग के स्थान पर स कैसे, कि पहले सूत्र को समझते हैं कि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में सत्व संधि में क्या होता है कि खर वर्ण, महेश्वरी सूत्रों के अनुसार खर वर्ण कौन कौन से, कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों श, श और स, ये तीनों वर्ण होते हैं। विसर्ग सत्व संधि क्या कहती है कि प्रथम पद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में खर वर्ण होना चाहिए। और खर वर्ण में कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, जैसे क वर्ग है उसका क ख, ग च वर्ग का च छ, ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होना चाहिए और तीनों स होने चाहिए। तो इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार।
विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। अब विसर्ग के स्थान पर सकार कौन सा, कि तीनों स हैं, तीनों में से कौन सा? तो देखो इसमें होता है तय थे के स्थान, तय थे के साथ तो कौन सा आता है, ये स आता है। च छे के साथ, तय थे के साथ ये स, और च छे के साथ इचू या सानाम तालु है। और स और ट ठे के स्थान पर कौन सा आता है, ये मूर्धन्य स होता है। तो अगर विसर्ग के बाद में इन तय थ में से कोई वर्ण है तो इस विसर्ग के स्थान पर ये स होता है। अगर विसर्ग के बाद में च छ में से कोई वर्ण है तो ये स होता है, और ट ठ होता है तो ये स मूर्धन्य स होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, परिभाषा इसकी कि विसर्ग के बाद खर वर्ण होने पर, खर वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, पहला, दूसरा, तीसरा और तीनों स हो तो विसर्ग के स्थान पर, हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे विष्णु है त्राता, विष्णु है धन त्राता। अब देखो सत्व संधि क्या कहती है कि विसर्ग के बाद में खर वर्ण होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। तो अब देखो प्रथम पद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में त्र में तय और र मिलकर के बना होता है तय वर्ग है, तो इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा स होगा, ये वाला स। क्योंकि मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी एक मंजूषा में बना सकते हैं कि तय थ के स्थान पर ये स, च छ के स्थान पर ये श, और ट ठ के स्थान पर ये श हो जाता है। तो तह तो विसर्ग के स्थान पर श हुआ, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, स, तो ये स हो गया, और ये त्राता का त्राता, विष्णु त्राता रूप बना। ऐसे ही है एक राम है धन च, राम है धन च, वही विसर्ग के बाद सत्व संधि क्या कहती है, विसर्ग के बाद खर वर्ण होना चाहिए, तो विसर्ग के बाद खर वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर कौन सा स होगा, जो च के साथ रहता है वो स होगा। तो रूप क्या बनेगा, रामश च। ऐसे एक उदाहरण है, नीह धन छल, नीह धन छल, वही विसर्ग और विसर्ग के बाद में खर वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श, और रूप क्या बनेगा, निश्चल। ये हमारी विसर्ग संधि में सत्व संधि पूरी। अब इसकी एक संधि है क्या, विकल्प से, या इसकी अपवाद ही कह दो, वाश्री संधि। वाश्री संधि क्या कहती है कि जो स के स्थान पर विसर्ग होता है उसमें वाश्री संधि कहती है कि स के स्थान पर विसर्ग विसर्ग के स्थान पर स होता है, तो वाश्री संधि क्या कहती है कि ये जो विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है वो विकल्प से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वाश्री वाह यानी विकल्प से, शरी, शरी में होता है सरवर्ण, सरवर्ण में आते हैं तीनों स, तीनों क्या आते हैं, तीनों स आते हैं। तो वाश्री संधि क्या कहती है कि विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स होगा। जैसे उदाहरण देती हूँ, हरि है धन सेते,
हरि है धन सेते। अब इसमें अगर हम सत्व संधि पढ़ते हैं, अगर सत्व संधि का नियम लगाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ये स होगा। विसर्ग के स्थान पर स है। अगर तीनों से आते हैं, विसर्ग के बाद तीनों से आते हैं, तो वही तीनों से विसर्ग के स्थान पर आदेश हो जाते हैं। तो सत्व संधि होती, अगर हम इसमें सत्व संधि करें तो इसका रूप क्या करेंगे, बनाएंगे ऐसे कि स के बाद में ये स है तो विसर्ग के स्थान पर ये स ही आदेश होता है। तो हमने ये स आदेश कर दिया और ये रूप बन जाता है हरि शेते। लेकिन वाश्री संधि क्या कहती है कि ये जरूरी नहीं कि स ही हो, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी होता है। तो विसर्ग होता है तो हम क्या करेंगे, इसका हरि है धन हरि है सेते, ऐसे का ऐसा रूप ही बनता है। आपने देखा होगा क्या कि एक शब्द लिखा हुआ आता है, निहदन संदेह, ऐसे भी लिखा हुआ आता है, और निसंदेह ऐसे भी लिखा आता है, निसंदेह ऐसे भी लिखा हुआ आता है। ऐसा क्यों, ये इसी वाश्री संधि के कारण ऐसा लिखा हुआ आता है। क्या कि सत्व संधि तो क्या करती है कि विसर्ग के बाद स होता है तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। लेकिन वाश्री संधि क्या कहती है कि जरूरी नहीं कि विसर्ग के बाद में स ही हो, विसर्ग भी हो सकता है। तो ये वाश्री संधि एक तरह से इसका अपवाद सा ही है। अगर वाह यानी ये जो मैंने आपको समझा दी है कि वाश्री संधि, वाह का मतलब होता है विकल्प से, कि विसर्ग के स्थान पर सर का मतलब होता है तीनों से, सर का मतलब होता है तीनों से। तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर सरवर्ण होने पर, विसर्ग के बाद सरवर्ण होने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। कैसे, विकल्प से। तो अब जब वासरी वाला नियम लगाते हैं तो ये रूप बनता है, और सत्व संधि वाला रूप बनाते हैं तो ये रूप बनता है। ये हमारी सत्व संधि पूरी। अब आती है हमारी उत्व संधि। हमारी उत्व संधि जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।